नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपन्यास और कहानियों के संग्रह में। इस चैनल में मैं पूर्णिमा आपको अलग-अलग लेखकों के उपन्यास और कहानियां सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे और इसे पसंद करने पर कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें सबसे पहले हम लेंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास शरत समग्र। इस ग्रंथावली में उनके सभी उपन्यास, कहानी, निबंध, अप्रकाशित तथा अज्ञात रचनाओं के अलावा अनेक महत्वपूर्ण पत्रों का प्रकाशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम जो उपन्यास लेंगे वो है बड़ी दीदी। इसके भी मैं भाग आपको सुनाऊंगी ताकि आपको ये ज्यादा लंबा ना लगे और थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसका भाग 1 मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, तो सुनिए। बड़ी दीदी। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल फूस की आग के मानिंद हैं। जैसे ये फट से भड़क उठ सकते हैं, फिर वैसे ही झट से बुझ भी जा सकते हैं। इन लोगों के पीछे हमेशा एक ऐसे आदमी का रहना जरूरी हो जाता है जो उस आग को बरकरार रखने के लिए लगातार फूस मुहैया करता रहे। गृहस्थ कन्याएं जब दियों में तेल और बत्तियां डालती हैं, तब उनमें एक एक छोटी तीली भी रख देती हैं। दियों की शिखाएं जब बंद होने लगती हैं, तब उन्हें उकसाकर तेज करने के लिए इन तीलियों की जरूरत होती है। बावजूद तेल और बत्तियों बिना इनके दिए नहीं जले रह सकते। सुरेंद्रनाथ की प्रकृति भी बहुत कुछ ऐसी ही है। बल, बुद्धि, साधन सब उपलब्ध है उसे, फिर भी अकेले अपने आप वह कोई भी काम नहीं पूरा कर पाता। उत्साह पूर्वक किसी काम को थोड़ा सा करके बाकी को आलस्यवश छोड़कर चुप बैठ जाया करता है। तब एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जो उसे उकसा सके। सुदूर पश्चिमांचल में सुरेंद्रनाथ के पिता वकालत करते थे। बंगाल से उनका अधिक संबंध नहीं रह गया था। सुरेंद्र ने यही 20 साल की उम्र में एमए पास किया, कुछ अपनी और कुछ विमाता की सिफ्त से। यह विमाता इतनी तत्परता से उसके पीछे लग रही थी कि बहुधा वह समझ ही नहीं पाता था कि उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है या नहीं। लगता था जैसे सुरेंद्र नाम का कोई भिन्न जीव इस जगत में नहीं है, बल्कि इस विमाता की इच्छा ही एक मनुष्य रूप धारण करके सोना, बैठना, पढ़ना, लिखना, परीक्षा पास करना आदि क्रियाएं संपन्न करती हैं। ये विमाता अपनी संतान के प्रति कुछ हद तक उदासीन रहती थी, लेकिन सुरेंद्र की देखभाल में किसी किस्म की ढिलाई नहीं आने देती थी। उसका थूकना तक भी उनकी नजर से बाहर नहीं जा सकता था। इस कर्तव्य परायण स्त्री के नियंत्रण में रहकर सुरेंद्र पढ़ना लिखना तो सीख गया, किंतु आत्मनिर्भरता नहीं सीख पाया। अपने ऊपर उसे विश्वास नहीं था। कोई भी काम वह सुचारू रूप से पूरा कर सकता है, यह वह बिल्कुल नहीं सोच पाता था। उसे कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी और कब उसे क्या करना पड़ेगा, इन बातों के लिए उसे पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता था। नींद आ रही है या भूख लग रही है, ये भी अक्सर वह ठीक से नहीं समझ पाता था। होश संभालने के बाद से ही उसे 15 साल का ये अरसा अपने विमाता के सहारे ही बिताना पड़ा है। लिहाजा विमाता को उसके लिए बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं। 24 घंटों में 22 घंटे उन्हें तिरस्कार, अनुयोग, लांछना, ताड़ना आदि तो करने ही पड़ते। इनके अलावा फाइनल परीक्षा के वर्ष पहले से ही उसे तमाम रात सजग रखने के लिए उन्हें अपनी भी नींद खोनी पड़ती थी। सौत के लड़के के लिए इतना कौन कब करता है। मोहल्ले के सब लोग राय गृहिणी की बिना प्रशंसा किए नहीं रह पाते थे। सुरेंद्र के प्रति उनके हृदय में आंतरिक स्नेह की कोई कमी न थी। तिरस्कार, लांछना के बाद यदि उसका चेहरा रुआसा हो जाता था, तो राय गृहिणी उसे ज्वर का पूर्व लक्षण मानकर 3 दिन तक उसके लिए भोजन के स्थान पर साबूदाने की व्यवस्था कर देती थी। उसकी मानसिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए
वे और भी अधिक सतर्क रहती थीं। सुरेंद्र के बदन पर साफ और आधुनिक रुचि वाले वस्त्र देखते ही उन्हें शक होने लगता था कि उसमें शौकीनी और बाबूगिरी जड़ पकड़ रही है, और फौरन 2-3 हफ्ते तक सुरेंद्र के कपड़ों का धोबी के यहाँ जाना बंद हो जाता था। सुरेंद्र के दिन इसी तरह कट रहे थे। इस तरह की सस्नेह सतर्कता के बीच रहते हुए कभी-कभी उसे लगता था कि उसका यह जीवन जीने योग्य नहीं है। कभी-कभी वह सोचता था कि शायद सभी की जिंदगी की सुबह ऐसे ही बीतती है, पर आसपास के लोग जब तब स्वतः प्रवृत्त होकर आके उसके मस्तिष्क में विभिन्न धारणाएं भर देते थे। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे परामर्श दिया कि उस जैसे एक बुद्धिमान लड़के के विलायत जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भविष्य में वह बहुत उन्नति कर सकता है। फिर देश में लौटकर वह बहुतों का हित भी कर सकता है। बात सुरेंद्र को जच गई। वन के पक्षी की बनिस्बत पिंजरे का पक्षी ज्यादा झटपटाता है। अपनी कल्पना के चक्षुओं द्वारा सुरेंद्र थोड़ा मुक्त आकाश, कुछ स्वाधीनता का आलोक देखने लग गया था। तभी उसकी वह पराधीन आत्मा उन्मत्त होकर पिंजरे से बाहर आने की चेष्टा करने लगी। अपने पिता के पास आकर उसने निवेदन किया कि उन्हें उसे विलायत भेजने का इंतजाम कर देना पड़ेगा। इससे भविष्य में उसकी जो जो उन्नति करने की संभावना थी, वह सब भी उसने उन्हें बताया। पिता ने कहा कि सोचकर बताएंगे, किंतु गृहिणी की इच्छा एकदम प्रतिकूल थी। वे पिता पुत्र के बीच एक आंधी की तरह आकर इस तरह अट्टहास करने लगी कि दोनों भौचक रह गए। गृहिणी ने कहा, तब मुझे भी विलायत भेज दो, नहीं तो सुरेंद्र को कौन संभालेगा, जो ये नहीं जानता कि कब क्या खाना चाहिए, कब क्या पहनना चाहिए। उसे तुम अकेले विलायत भेज रहे हो। जो हालत हमारे घोड़े को वहां अकेले भेजने पर होगी, वही उसे भेजने पर भी होगी। घोड़ा और गाय ये समझ जाते हैं कि उन्हें भूख लगी है या प्यास लगी है, तुम्हारा सुरो इतना भी नहीं समझ पाता। ये कहकर फिर वे हंसने लगी। पत्नी की हंसी के आधिक्य को देखकर राय महाशय, सुरेंद्र के पिता, बहुत लज्जित हुए। सुरेंद्रनाथ ने भी अनुभव किया कि इस अकाट्य तर्क के विरुद्ध कोई प्रतिवाद संभव नहीं। विलायत जाने की आशा का परित्याग कर दिया उसने। ये बात सुनकर उसका मित्र बहुत दुखी हुआ। विलायत जाने का और कोई दूसरा उपाय भी वह नहीं बता पाया, किंतु अंत में उसने इतना जरूर कहा कि इस तरह के पराधीन जीवन से भीख मांगकर जीना कहीं अच्छा है, और यह भी निश्चित है कि सुरेंद्र की तरह सम्मान के साथ एमए पास कर सकता है। उसे उदाहरण के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सुरेंद्र ने घर आकर मित्र की बात पर गंभीरता से विचार किया। उसने जितना सोचा उतना ही उसने अनुभव किया कि उसके मित्र ने ठीक ही कहा है। ऐसे पराधीन जीवन से भीख मांगकर जीना कहीं अच्छा है। यह सही है कि सब लोग विलायत नहीं जा पाते, पर उसकी तरह उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था में भी अपने दिन नहीं गुजारने पड़ते। एक दिन आधी रात को स्टेशन आके कलकत्ता की टिकट खरीदकर वह गाड़ी पर सवार हो गया। पत्र द्वारा उसने पिता को सूचित किया कि कुछ दिनों के लिए वह घर छोड़ रहा है। उसकी खोज ना की जाए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, और पता लगने पर भी उसके घर लौटने की कोई संभावना नहीं है। राय महाशय ने गृहिणी को यह पत्र दिखलाया। उन्होंने कहा, सुरो अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख कर लायक बन गया है, उसके पंख निकल आए हैं, अब उड़कर नहीं भागेगा तो कब भागेगा। ताहम उन्होंने भरसक खोज की। कलकत्ता में उनके जो लोग परिचित थे, सबको उन्होंने पत्र लिखे, किंतु कोई फल नहीं हुआ। सुरेंद्र का पता नहीं लगा। आज ये भाग यहीं समाप्त होता है। भाग 2 जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। नमस्ते।